देखो आपने टीवी पर और न्यूज़पेपर में तो सुन लिया होगा कि ईरान और इसराइल के बीच में अभी युद्ध हो रहा है। लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब ये दोनों देश काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। लेकिन इनके बीच में ऐसा हुआ क्या कि आज ये दोनों देश एक दूसरे के खून के पैसे हो गए हैं। देखो इन चीजों को समझने के लिए हमें हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा ताकि हम समझ पाए कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। देखो वर्ल्ड मैप पर मिडिल ईस्ट यहाँ पर आता है। ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है इसको मिडिल ईस्ट कहते हैं। इसमें बहुत सारी कंट्रीज आते हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, जॉर्डन, सीरिया, इराक, लेबनान, इसराइल और ईरान भी। इसराइल का अगर मैप देखे तो एक छोटा सा पार्ट आपको अलग से दिख रहा होगा और इस पार्ट को कहते हैं पैलेस्टीन। और इस सारा कांड बस यहीं से शुरू हुआ था। तो होता है कि आज से लगभग 500 साल पहले मिडिल ईस्ट पर ओटोमन एम्पायर का राज था। उस टाइम पर ना तो इजराइल था और ना ही यूएन था। तो ये जो पैलेस्टीन का जो एरिया था यहाँ पर लोग मिलजुल कर रहते थे। यहाँ पर मेजोरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम अरब्स की थी, कुछ क्रिश्चियंस भी यहाँ पर रहते थे और छोटी सी पॉपुलेशन जूस लोगों की भी थी, यानी यहूदियों की भी थी। पैलेस्टीन का जो एरिया था वो तीनों धर्मों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। यहूदी लोग मानते थे कि ये जमीन उनके एंसेस्टर्स की है, वही मुस्लिम्स के लिए एक इस्लामिक लैंड थी जहाँ से प्रोफेट मोहम्मद का स्पिरिचुअल जर्नी मिराज शुरू हुआ था। ये जो प्रोफेट मोहम्मद थे मुस्लिम्स इनको अल्लाह मैसेंजर मानते थे और इन्होंने इस्लाम का मैसेज पूरी दुनिया तक पहुंचाया था। और क्रिश्चियंस के लिए ये वो जगह थी जहां पर जीसस का जन्म हुआ था। तो मोटा मोटा ये समझ लो कि ये तीनों धर्मों के लिए जगह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो ओटोमन एम्पायर के टाइम पर मिडिल ईस्ट रीजन को अलग अलग भागों में बांट दिया गया था और ये जो पैलेस्टीन का जो एरिया था ये हर बार अलग अलग रीजन में चला गया था। पहले विलायत ऑफ डेमस्कस में आ गया था, उसके बाद में विलायत ऑफ बेरिट में आ गया था और फाइनली 1887 में इस एरिया को स्पेशल रीजन बना दिया गया था और उसका नाम दे दिया गया था मोटा शेरीफेट ऑफ जेरूशलम। और इस एरिया को डायरेक्टली इस्तांबुल को कंट्रोल में दे दिया गया था। कारण ये था कि जो जेरूशलम जो जगह थी करंटली अगर आप मैप में देखो तो ये यहाँ पर से पड़ता है, वो हर धर्म के लिए बहुत ज्यादा होली थी। आज के टाइम पर जेरूशलम इजराइल का कैपिटल भी है और पैलेस्टीन भी यही कहता है कि उसकी कैपिटल भी जेरूशलम है। जेरूशलम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है सबसे पहले ये जानते हैं। देखो मुस्लिम्स के लिए मक्का मदीना के बाद में सबसे होलीस्ट जगह है वो है अल अक्सा मॉस्क जो कि जेरूशलम के अंदर है। इस मस्जिद को 705 सी के अंदर बनाया गया था और इसी मस्जिद के साइड में जस्ट क्रिश्चियंस का भी होलीस्ट चर्च है जहाँ जीसस क्राइस्ट को दफन किया गया था। तो क्रिश्चियंस के लिए जगह वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाती है और जो जुडिज्म लोग है यानी जूस लोग है उनके लिए भी सबसे होलीस्ट प्रेयर साइट हो जाती है। देखो 950 बीसी में किंग सोलोमन ने ज्यूस लोगों के लिए एक टेंपल बनाया था जिसको बाद में 586 बीसी में बेबीलोनियंस ने तोड़ दिया था। इसके बाद में ज्यूस लोगों ने फिर से 516 बीसी में रिनोवेट किया, लेकिन 70 बी में रोमन्स ने इसको फिर से तोड़ दिया था और सिर्फ टेंपल की एक वेस्ट साइड की दीवार बची थी जिसको ज्यूस लोग आज भी पूछते हैं। ये जो दीवार है बिल्कुल अल अक्सा मॉस्क के बिल्कुल टच है और मोस्टली ज्यूस लोगों को एक साइड से ही प्रेयर करने की इजाजत है क्योंकि दूसरी साइड से मस्जिद का कंपाउंड शुरू हो जाता है और इसीलिए ज्यूस लोगों को उस साइड जाने की इजाजत नहीं है। तो ये जो टेंपल की दीवार, मॉस्क और जो चर्च है ये आसपास में ही है और इसीलिए जगह काफी ज्यादा होली हो जाती है। और ओटोमन एम्पायर नहीं चाहता था कि इसकी वजह से यहाँ पर दंगे हो जाए, इसीलिए डायरेक्टली इस जगह को इस्तांबुल को कंट्रोल में दे दिया था। जो ओटोमन्स थे वो इस्लाम को फॉलो करते थे तो उन्होंने नॉन मुस्लिम्स के लिए मिलेट सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। इसके तहत नॉन मुस्लिम्स को टैक्स देना पड़ेगा जिसे वो लोग जीजा कहते थे। लेकिन इस टैक्स सिस्टम से हुआ ये कि लोगों में डिस्क्रिमिनेशन होना शुरू हो गया। नॉन मुस्लिम्स यानी जूस और क्रिश्चियंस को अरब्स सेकंड क्लास सिटीजन की तरफ फील कराते थे। रूरल एरियाज में क्रिश्चियंस और जूस को काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था। ओटोमन एम्पायर मिडिल ईस्ट पर 400 साल तक राज करता है, लेकिन टाइम के साथ में वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है क्योंकि दुनिया में अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था और ओटोमन एम्पायर अभी भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट था। अब देखो ये सब चल ही रहा था कि 1800s का समय आ जाता है और यूरोपियन कॉलोनियल की पावर अब धीरे धीरे मिडिल ईस्ट के ऊपर पड़ चुकी थी। खासकर ब्रिटिश और फ्रेंच लोग समझ गए थे कि अगर वो ओटोमन एम्पायर को तोड़ देते हैं तो ये तेल से भरा हुआ रीजन उनके हाथ लग सकता है। और इसी टाइम पर यूरोप में काफी बड़ा मूवमेंट शुरू हो गया था जिसका नाम था जियोनिज्म। जियोनिज्म एक पॉलिटिकल मूवमेंट था जिसका एम था कि ज्यूइश लोगों के लिए एक अलग से होमलैंड होना चाहिए, स्पेशली पैलेस्टीन में। लेकिन ज्यूइश लोगों को आखिर होमलैंड चाहिए क्यों था, सबसे पहले ये जानते हैं। देखो उस टाइम पर यूरोप के कई कंट्रीज में ज्यूइश के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उनको बिजनेस करने से रोका जा रहा था, उन पर आए दिन अटैक्स होते थे और इसीलिए ज्यूइश लोग पैलेस्टीन माइग्रेट कर रहे थे क्योंकि ज्यूइश का मानना था कि ये उनकी पूर्वजों की जमीन है। और ये सब करते करते आ जाता है वर्ल्ड वॉर 1। ओटोमन एम्पायर ऑलरेडी वीक हो चुका था और जर्मनी के साइड आ जाता है। अब यहाँ पर ब्रिटिशर्स को एक बहुत ही अच्छा मौका दिखा ओटोमन एम्पायर को हराने का। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जूविश लोगों से कहा कि अगर तुम लोग हमारी वार में मदद करोगे तो हम जूविश के लिए एक नेशनल होम पैलेस्टीन में बना देंगे। और इस सेम वादा उन्होंने अरब्स के साथ भी कर दिया था। अब जैसे ही वार खत्म होती है ब्रिटिश और फ्रेंच ओटोमन एम्पायर की टेरिटरीज को आपस में बांट लेते हैं और जेरूशलम जो एरिया था वो ब्रिटिश अपने हाथ में कंट्रोल कर लेती है। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। 1917 में एक बफर डिक्लेरेशन होती है जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिशियली कह देती है कि वो ज्यूइश लोगों के लिए नेशनल होम पैलेस्टीन में बनाएगी। अब इस चीज से अरब लोगों को बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि ये पैलेस्टीन का जो एरिया था ये ब्रिटिशर्स ने कहा था कि ये उनको दिया जाएगा। अब 1920 के आते आते जियोनिस्ट मूवमेंट था वो काफी एक्टिव हो जाता है और ज्यूस यूरोप से माइग्रेट होकर पैलेस्टीन में बसने लग गए थे। जो ज्यूइश लोग थे वो पैलेस्टीन में आकर लैंड खरीद रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे थे और कई सारी ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी बना रहे थे। लेकिन वही दूसरी ओर पैलेस्टीन अरब्स को लग रहा था कि उनकी जमीन, उनका कल्चर, उनकी आइडेंटिटी सब कुछ छीना जा रहा है
अब देखो, जूस और अरब्स के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन था उसकी वजह से 1930s के दौरान पैलेस्टीन में रियोट्स और वायलेंस शुरू हो जाता है। अरब्स लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जो ज्यूस लोग हैं उनका माइग्रेशन रोका जाए, लेकिन ब्रिटिशर्स कुछ खास करते नहीं उस टाइम पर। और जब यूरोप में हिटलर का राइज होने लगा तो ज्यूस लोग और भी ज्यादा संख्या में पैलेस्टीन आने लग गए थे। अब ये सब करते करते वर्ल्ड वॉर सेकंड आ जाती है। अभी तक दुनिया ज्यूस के साथ में नहीं थी, उनको पता भी नहीं था उनके साथ हो क्या रहा है और उनकी डिमांड क्या है। 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होता है और अब दुनिया को एक इमोशनली झटका लगता है। तो होता है कि यूरोप में नाजीज ने 60 लाख ज्यूस लोगों को बहुत ही बेरहमी तरीके से मार दिया था और इस इंसिडेंट को होलोकॉस्ट कहा जाता है। उस टाइम पर पूरा वर्ल्ड शॉक था। लोगों ने देखा कि कैसे पूरे रिलीजन के लोगों को सिस्टमेटिकली तरीके से पूरा मार दिया गया और ये वही मोमेंट था जहां से इंटरनेशनल सिंपैथी ज्यूस के फेवर में आ गई थी। हिटलर के जुल्म के बाद में अमेरिका, ब्रिटेन और बाकी वेस्टर्न पावर्स पर एक मोरल प्रेशर आ जाता है कि अब ज्यूस के लिए एक सेफ होमलैंड होना जरूरी है। उनके लिए ऐसी जगह होनी चाहिए जहां उनको कोई दिक्कत ना हो, उनका कल्चर सेफ रहे और जहां वो पीसफुली जी सके। लेकिन दूसरी ओर सेम डिमांड अरब्स की भी थी। तो अब करते करते टाइम आ जाता है 1947 और यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस जो अभी बने थे वो इस मामले में इंटरफेयर करते हैं और उन्होंने एक ऑफिशियली प्लान सबके सामने प्रपोज किया जिसको यूएन पार्टीशन प्लान ऑफ 1947 भी कहा जाता है। इस प्लान के अकॉर्डिंग यूएन का कहना था कि पैलेस्टीन को 2 पार्ट के अंदर बांट दिया जाए, जिसके अंदर 55% ज्यूस को मिलेगा और बाकी का 45% जो अरब पैलेस्टीनियंस है उनको मिल जाएगा। और जो जेरूसलम जो एरिया है उसको एक इंटरनेशनल सिटी बनाया जाएगा जिसको कोई भी कंट्री कंट्रोल नहीं कर पाएगी और ये यूनाइटेड नेशंस के अंडर कंट्रोल रहेगी क्योंकि ये तीनों धर्मों के एक काफी ज्यादा सेंसिटिव एरिया है। अब जैसे ही अरब देश जैसे कि इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, इराक और लेबनान ने इस प्लान को देखा तो उन्होंने तुरंत इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया। उनका कहना था कि पैलेस्टीन तो पहले से ही हमारी जमीन थी और यहाँ पर मेजोरिटी में भी अरब पॉपुलेशन है। ज्यूस तो यहाँ पर 2000 साल पहले आए थे, उनको 55% एरिया कैसे दिया जा सकता है। पैलेस्टीन अरब्स ने इस प्लान का भरपूर विरोध किया। वही दूसरी ओर ज्यूस ने इस प्लान को तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। 14 मई 1948 को ज्यूस के लिए एक ऑफिशियली कंट्री इजराइल बनाई जाती है। यूएन का जो ये प्लान था ये पेपर पर तो चल रहा था लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। जैसे ही इजराइल कंट्री अनाउंस होता है उसके अगले ही दिन 5 अरब नेशंस इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इराक, लेबनान एक साथ इजराइल पर अटैक कर देते हैं। उनका एक ही एम था कि इजराइल को किसी भी तरह डिस्ट्रॉय करना है और अपनी जमीन वापस लेनी है। लेकिन दुनिया यहाँ तब हैरान हो जाती है जब एक दिन पहले बना हुआ देश इन 5 देशों को हरा देता है। अब यहाँ तक ये जो कहानी है ये पैलेस्टीन वर्सेस इजराइल की थी। अरब कंट्रीज इजराइल के खिलाफ थे लेकिन अभी तक ईरान का नाम यहाँ पर नहीं आया। तब सीन शुरू होता है यहाँ से ईरान का। देखो, आपको जानकर हैरानी होगी कि जब बाकी के अरब कंट्रीज इजराइल को ओपनली अपोज कर रहे थे तब ईरान इकलौता ऐसा देश था जो कि ओपनली उसको अपोज नहीं कर रहा था। उस टाइम पर ईरान के जो किंग थे वो थे मोहम्मद रेजा पहलवी और उस टाइम पर वो इजराइल के साथ में सीक्रेटली रिलेशन बना रखे थे। उस टाइम पर ईरान के अंदर ज्यूविश लोग काफी माइनॉरिटी में रहते थे लेकिन फिर भी वो वहाँ पर काफी पीसफुली रह रहे थे। इसका कारण था कि ईरान के जो किंग थे वो काफी मॉडर्न थिंकिंग वाले थे। वो रिलीजियन बेस्ड पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करते थे और इसीलिए उस टाइम पर जब सारे अरबी कंट्रीज इजराइल के खिलाफ थे उस टाइम पर ईरान ये सब नहीं कर रहा था। तो स्टार्टिंग के जो 30 साल थे उसमें ईरान और इजराइल का जो रिलेशन था वो बिल्कुल नॉर्मल था। अब देखो, समय चलता रहता है और 30 साल तक ईरान और इजराइल का जो रिलेशन था वो बिल्कुल नॉर्मल था। और अब साल आता है 1979 और ईरान के अंदर एक बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशन होता है जिससे सब कुछ बदल जाता है। तो वह है कि साउथ ईरान की सरकार गिर जाती है और पावर में आते हैं अयतुल्ला रुहुल्लाह खोमेनी जो कि एक इस्लामिक क्लेरिक था। उन्होंने जीतते ही सबसे पहले ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बनाया। खोमेनी का कहना था कि इजराइल एक इलेजिटिमेट यानी नाजायज देश है जिसका एग्जिस्टेंस ही इस्लाम के खिलाफ है। उन्होंने इजराइल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया और कह दिया हमें इजराइल को खत्म करना है, वो एक जियोनिस्ट कैंसर है जो मिडिल ईस्ट में स्प्रेड हो रहे हैं। ईरान शुरुआत में तो डायरेक्टली इजराइल पर अटैक नहीं करता है बल्कि अपने ट्रेंड ग्रुप्स के थ्रू अटैक करवाना शुरू कर देता है जैसे हिजबुल्लाह और हमास। ये जो ग्रुप्स थे इनको ईरान डायरेक्टली फंड करता था ताकि वो इजराइल के अगेंस्ट टेरर अटैक, सुसाइड बॉम्बिंग और रॉकेट अटैक्स कर सके। ईरान जो वो इजराइल को खत्म करने की सौगंध खा लेता है। इजराइल के पीएम भी ओपनली बोलते हैं कि ईरान इज आवर बिगेस्ट थ्रेट। 2010 के बाद में से इजराइल और ईरान के बीच में साइबर वार, स्पाई वार, न्यूक्लियर थ्रेट चलते आ रहे हैं। 2010 के आसपास इजराइल और वेस्ट की कंट्रीज को लगता था कि ईरान सीक्रेटली न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है और अगर ये बन गया तो इजराइल का एग्जिस्टेंस के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। 2010 में यूएस की एजेंसी एनएसए और इजराइल की मोसाद मिलकर ईरान के नटांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर एक साइबर वार कर देते हैं जिससे वह है कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम 2-3 साल पीछे हो जाता है। देखो, अब ये टेंशन तो चल ही रहती कि आ जाता है 2020। तो 2020 के अंदर होता ही है कि ईरान का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर मोहसिन फखरीजैद, जिससे बोला जाता था फादर ऑफ ईरानियन न्यूक्लियर बॉम्ब, उसको मार दिया जाता है। उस टाइम पर ईरान का कहना था कि ये सब ऑपरेशन मोसाद के हैं और इस ऑपरेशन के अंदर 60+ लोग इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। अब देखो, इस इंसिडेंट के बाद में इनकी टेंशन और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और फिर 2023 में हमास, हिजबुल्लाह और हुतीस मिलकर इजराइल पर टेरर अटैक कर देते हैं जिससे होता है कि जो टेंशन का जो बांध है वो टूट जाता है। फिर 2024 में ईरान पहली बार डायरेक्ट मिसाइल से इजराइल पर अटैक करता है जिसके बाद में इजराइल भी ईरान के ऊपर काउंटर स्ट्राइक करता है। अब देखो, 2025 आ जाता है और इजराइल को यह पता चलता है कि ईरान एक खुफिया न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की फैसिलिटी चला रहे हैं।
अब देखो 2025 में इसराइल ऑपरेशन राइजिंग लोइन लॉन्च करता है, जिसे ईरान के नटांज, इस्फहान एंड फोर्डो प्लस IRGC बेसिस एंड मिसाइल साइट्स तबाह कर दिए जाते हैं। रिपोर्ट्स कहती है कि ऑपरेशन में सीनियर कमांडर्स इंक्लूडिंग IRGC टॉप ब्रास एंड साइंटिस्ट मारे जा चुके हैं। इस ऑपरेशन की वजह से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को काफी ज्यादा गहरी चोट लगती है। अब इसके रेस्पॉन्स में ईरान भी 100 से ज्यादा मिसाइल्स और ड्रोन से इसराइल और गल्फ में US बेसिस पर फायर कर देता है। अब देखो ये सब चल ही रहा था कि एक सबसे बड़ा एस्केलेशन होता है। 22 जून 2025 को US ऑफिशियली इसराइल के साथ में मिलिट्री एक्शन में ज्वाइन हो जाता है। इसराइल के जो PM है नेतान्याहू प्रेस्ट करते हैं US पार्टनरशिप को और डिक्लेयर करते हैं कि वी नाउ एयर सुप्रीमेसी ओवर तेहरान। तो ये थी शुरू से लेकर अब तक की कहानी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।